नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टेप आपके लिए लेकर आया है हिंदी का एक और महत्वपूर्ण सेशन। और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि व्याकरण के ऊपर तो हम बहुत सारी चर्चा कर चुके और बहुत सारे सेशंस ठीक है ना, भिन्न भिन्न रूप में आपके सामने आते ही रहते हैं। हम जैसे कि HPTGT के थ्रू आपको क्या कहते हैं कि हर दूसरे दिन व्याकरण के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करवाते रहते हैं। लेकिन उस सब के बीच में पटवारी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक जो टॉपिक है वो मिस नहीं होना चाहिए, और वो है आपका हिंदी साहित्य। आप सभी जानते हैं कि जो बिल्कुल लास्ट पेपर हुआ था आपका 2019 में, वहां पर आपको 5 मार्क्स के 4 या 5 मार्क्स का साहित्य भी आया था। और इसीलिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम चाहते हैं कि आपको एक ही क्लास में एक बहुत ही अच्छे से ओवरव्यू दे दिया जाए, और 25 प्रश्न आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बहुत सारी जानकारी जो है वो बताने वाले हैं, और यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आप सभी जानते हैं ना कि जैसे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा, ठीक है ना, इन सभी की रचनाएं आती रहती हैं। अज्ञेय जी की रचनाएं, ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, ये इस काल का नाम क्या था। तो बहुत सारे प्रश्न जो आपको आते हैं, यकीन मानिए कि जो 70% क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी टॉपिक से आते हैं। तो ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसी से संबंधित पहले हम आपको थोड़ी सी थ्योरी करवाएंगे शॉर्ट में, और यकीन मानिए जो मैं आपको एक एक पेज में करवाऊंगी वो पूरा अपने आप में एक एक चैप्टर है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। तो ज़रा जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, थ्योरी के बाद हमें कुल मिलाकर 25 प्रश्न करने हैं। तो 25 प्रश्नों में मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि जो काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है, कि हिंदी साहित्य बहुत पहले प्रारंभ हो गया था, जब वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी। क्योंकि साहित्य क्या होता है? बहती नदी के समान, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं। तो सबसे पहले भारत में प्राचीनतम समय में क्या था? वेद लिखे गए। उसे कहा जाता था वैदिक संस्कृत। उस संस्कृत में लिखे गए थे वो वेद। धीरे धीरे जो वैदिक संस्कृत की भाषा है वो धीरे धीरे सरल हुई, जो जन साधारण को समझ में आए वो बनी लौकिक संस्कृत। लौकिक मतलब कि जो लोगों को समझ में आए। और लौकिक संस्कृत ने धीरे धीरे पाली का रूप लिया, पाली भाषा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पाली से हुई प्राकृत। तो ये क्या है? बेसिकली आपका जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा कैसे जन्मी? तो पहले वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो पाली भाषा में आते हैं, फिर पाली से बना आपका प्राकृत, प्राकृत से आया आपका शौरसेनी। और जानते हैं ये शौरसेनी शब्द कहाँ से आया? जैसे कि आदिकाल में क्या था, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजा के जैसे कि जो अनुचर वगैरह होते थे या फिर जो उनके पंडित वगैरह होते थे, वो उन्हें राजाओं को युद्ध में जाने से पहले उत्साहित करने के लिए कविता गायन करते थे, श्लोक वगैरह गाया करते थे। तो वो जो सारा साहित्य था, ठीक है ना, वो फिर जैसे उस भाषा में आने लगा, फिर ये शूरसेन या शूरवीर, वहां से ये शब्द आया शौरसेनी। और उसके बाद जो अंतिम अब आधुनिक काल में जो प्रचलित है वो है आपकी भाषा अपभ्रंश। और जानते हैं अपभ्रंश शब्द कहाँ से आया? अपभ्रष्ट से। लेकिन अपभ्रष्ट क्योंकि लोगों को लगा कि भाई जो मतलब साहित्यकार थे कि जो ये आपकी संस्कृत भाषा है ये भ्रष्ट हो गई है, कि अब इसमें मतलब कि थोड़ी सी अशुद्धियाँ आ गई हैं, तो उन्होंने अपभ्रष्ट रखा। लेकिन अपभ्रष्ट बहुत ही नकारात्मक शब्द था, तो वहाँ से आया आपका अपभ्रंश। और आज की जो आधुनिक भाषाएं हैं, ठीक है ना, वो आपकी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। खैर, ये अब आपकी एक अलग बात है और इसमें एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक बनता है, लेकिन यहाँ मैं आपको साहित्य बता रही हूँ। तो बेसिकली एक था आपका आदिकाल, फिर था आपका मध्यकाल। अब मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ये आपको समझना है। और फिर आता है आपका आधुनिक काल। अब एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि ये जो काल हैं इनके भिन्न भिन्न नाम, जिसमें सबसे आसान क्या है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया, भक्ति काल कहा गया, और स्वर्ण काल भी कहा गया, क्योंकि इसमें मतलब साहित्य की, हिंदी साहित्य की सबसे उत्कृष्टतम, सबसे बेस्ट जो है वो रचनाएं लिखी गई पूर्व मध्यकाल में, भक्ति काल में, जिसमें आपके कबीर दास, तुलसीदास, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका पूर्व मध्यकाल। और पेपर में पूछा जा सकता है कि भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है, और आपको ऑप्शन में स्वर्णकाल भी आ सकता है या पूर्व मध्यकाल भी आ सकता है।
दूसरा उत्तर मध्यकाल। अब उत्तर मध्यकाल का एक नाम तो है रीतिकाल, और रीतिकाल के और नाम क्या है? अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। अब मुझे लगता है इसे याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? अलंकार। अलंकार आपको पता ही है ना, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अलंकार मतलब होते हैं जो कविता की सुंदरता बढ़ाए, आभूषण। तो अलंकार, श्रृंगार और कला, तीनों शब्द जो हैं आपस में कितने मिलते जुलते हैं। तो आप बहुत सरलता से इसे याद कर सकते हैं कि अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कलाकार, तो ये उत्तर मध्य काल और रीति काल का नाम है। और अंत में आता है आपका आधुनिक काल को गद्य काल और वर्तमान काल कहा जाता है। अब इसे गद्य काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका जो पूर्व ये उत्तर मध्य काल है ना, उत्तर मध्य काल की स्टार्टिंग तक जितनी भी रचनाएं हुई वो सारी की सारी पद्य में हुई। पद्य मतलब क्या होता है? काव्य। और काव्य में आपका दोहे, श्लोक, चौपाइयाँ, गीत, काव्य, ये सारे आते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा रामचरितमानस हो या फिर क्या कहते हैं महाभारत हो, ये सारे महाकाव्य हैं। और जो गद्य है, गद्य में आपका आता है पैसेज, निबंध, उपन्यास, नाटक, उसके बाद आपके पत्र, जो भी मतलब पैसेज फॉर्म में होते हैं, वो आपके आए उत्तर मध्य काल के अंत में। तो ये उत्तर मध्य काल के अंत में जो गद्य है वो विधा का, ठीक है ना, आरंभ हुआ और आधुनिक काल में पूरा फला फूला। तो इसीलिए इसे हम गद्य काल भी कहते हैं। अब सबसे मेन चीज, आदिकाल का नाम। और पेपर में सबसे ज्यादा आदिकाल का ही नाम पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे साहित्यकारों ने नाम ही इतने सारे दिए हैं। वीर गाथा काल, आदिकाल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत युग, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, ये सारे नाम। और आप जानते हैं पेपर में आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी करवाऊंगी कि आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी, मतलब आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वो थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो याद रखिए, पेपर में आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अब, और एक और चीज यहाँ पे ना, ये जो है हमारे मिश्र बंधु, ये आप देख रहे हैं ना, आरंभिक काल जो है, जैसे आदिकाल को आरंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया। और ये जो मिश्र बंधु है ना, ये कुल मिलाकर 3 भाई थे और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी सारी मिलकर लिखी। और पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 4 विकल्प आते हैं, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिश्र बंधु नहीं है? क्योंकि मिश्र बंधु ये 3 ही थे और नाम क्या था? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। श्याम, गणेश, सुखदेव, इस प्रकार से याद रखिए, श्याम, गणेश, सुखदेव। तो अच्छे से याद करिएगा मिश्र बंधुओं के नाम, इस पर भी आपको अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण। अच्छा, आदिकाल को ही और नाम किस किस ने दिए? ये सारे आदिकाल के नाम है, याद रखिएगा। आदिकाल के कुछ नाम आपको पीछे दिए गए हैं, कुछ नाम अब ये भी देखिए। जैसे राम कुमार वर्मा ने दिया संधि काल या चारण काल। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि चारण कौन थे? चारण वो थे जो राजा के, ठीक है ना, सेवक नहीं, आप पंडित कह लीजिए या मार्गदर्शक कह लीजिए या जैसे कि सेनापति कह लीजिए। तो ये क्या करते थे कि राजा को जैसे कि निर्देश दिया करते थे, उनको उपदेश भी दिया करते थे। और जब वो राजा युद्ध में जा रहे होते थे तो उनकी वीरता के जैसे या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए गीत गाया करते थे। तो ये थे चारण। ओके, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा, जय काव्य काल, वीर काल, चारण काल, अंधकार काल, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो पीछे हमने नाम पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ये जो कालखंड है इनकी दोहरे नामकरण की परंपरा प्रारंभ की। जैसे हमने देखा ना, इतने सारे नाम दिए गए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ये किया था कि मतलब बहुत सारे नाम दिए। जैसे कि सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये उन्होंने पहले दिया था। और उन्होंने जो है जो समय है वो कैसे मापा? संवत से, विक्रम संवत। ये क्या होता है? विक्रम संवत। और विक्रम संवत जो होता है वो जो हम पढ़ते हैं ना, सन ईसवी, इतने ईसवी, इतने ईसवी, ठीक है ना, उसमें और इसमें आपका 51 ईयर्स का जो होता है, या सॉरी 57 ईयर्स का गैप होता है, 57 वर्ष का अंतर होता है विक्रम संवत में और सन ईसवी में। तो इन्होंने सबसे पहले संवत 1050 से 1375, ठीक है ना, ये उन्होंने मतलब कि
जो है नामकरण किया, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। लेकिन बाद में उन्होंने यही सब बदलकर क्या नाम रख दिया था? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो यही कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के में दोहरा नामकरण करते हुए उनका प्रारूप निम्न प्रकार से दिया है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, ये बहुत ही बड़े आलोचक थे। आलोचनात्मक रचना इन्होंने बहुत सारी लिखी। आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है? ये नहीं नेगेटिव। आलोचनात्मक मतलब होता है कि जो अपने से पहले या अपने समय के जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं को पढ़कर उनके बारे में विवेचना करें, ये सही है या ये गलत है, इसमें ऐसा होना चाहिए था, इसमें ये जुड़ना चाहिए, एनालिसिस आप ये कह सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो छवि थी वो एक आलोचनात्मक साहित्यकार की थी, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, बाकी शुक्ल जी की काल विभाजन की पद्धति दो आधारों पर थी, प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि। प्रधान प्रवृत्ति मतलब कि जैसे उस समय राजा महाराजा वीरता वगैरह के से संबंधित था तो उन्होंने वीर गाथा काल नाम रख दिया। ग्रंथों की प्रसिद्धि कि उस समय जिस प्रकार के ग्रंथ हैं जिन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिली, एक उन्होंने उसके आधार पर नामकरण किया। तो ये दो आधार थे। अगला, अब जैसे कि प्रश्न आपको क्या आता है, जैसे उत्तराखंड टेट में पेपर आया हुआ है 2021 में कि वीर गाथा काल को चारण काल का नाम किसने दिया? तो देखिए ऐसे आता है आपको प्रश्न। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है ना। और देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तो केवल चारण काल नाम दिया, लेकिन राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दोनों नाम दिए। तो ये आप याद रखिएगा। फिर रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी आपका 2021 में आया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है। तो रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। फिर अब जैसे कि ये देखिए, रीति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके मध्यकाल के नाम है, उत्तर मध्यकाल के सारे के सारे नाम। अब अगली थ्योरी पर आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 4 कालखंड थे, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्हीं चारों कालों की जो मेन बातें, अब बस मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ, फिर हम प्रश्नों पर चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। जो आदिकाल में साहित्य था उसे 3 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। रासो साहित्य नाम से स्पष्ट है, रास ये आपका थोड़ा प्रेम से संबंधित था, ठीक है। अब जैसे कि खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, ये सारा रासो साहित्य में था और आदिकाल में था। फिर धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या था? जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ हुआ था और फिर नाथ साहित्य और जैन साहित्य। एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं, आदि काल में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहां से हुआ था? आलवार बंधुओं से। आलवार बंधु जो थे उन्होंने दक्षिण से प्रारंभ किया था, दक्षिण से प्रारंभ किया था हिंदी साहित्य का प्रचार। और आलवार बंधु कौन होते हैं? आलवार किसको कहा जाता है? विष्णु जी के भक्त। और जैसे आलवार कहा जाता है विष्णु जी के भक्त को, उसी प्रकार नैनार, नैनार किसे कहा जाता है? शिवजी जी के भक्त को। तो ये आलवार कौन है, नैनार कौन है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, फिर आता है आपका भक्ति काल दूसरा। भक्ति काल को क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है कि जैसे भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ क्या था कि गुणों से परे, गुणों से मुक्त नहीं। यह आपको पेपर में आएगा कि निर्गुण का अर्थ क्या होता है? गुणों से मुक्त, गुणों से युक्त, गुणों से परे या बिना गुणों के। तो यहाँ पे गुणों से परे, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उनका गुण जो था, ठीक है ना, वो शब्दों में बयान हो ही नहीं सकता था कि वो गुणों से भी ऊपर थे, तो गुणों से परे। तो इसलिए निर्गुण भक्ति धारा क्या मानता है? ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है। वो ये मानता था निर्गुण भक्ति धारा कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो सभी के मन में बसे हैं, वो एक अलौकिक शक्ति है, ठीक है ना, वो सब में बसे हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते, वो अजर अमर हैं।
तो ये सब था निर्गुण भक्ति धारा में। और इसकी दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में क्या था, जो कि केवल और केवल उपदेश तक सीमित थे, सामाजिक उपदेश, जैसे कि कबीर के दोहे, ठीक है ना, कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। कि आपको ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, जाति का नहीं, क्योंकि मोल तो तलवार का होता है, उसकी म्यान का नहीं। तो ये थी ज्ञानाश्रयी, उपदेशात्मक। फिर थी प्रेमाश्रयी, जिसके सबसे प्रमुख थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने क्या लिखा था, पद्मावत। पद्मावत पता है ना, शायद से मूवी भी आपने देखी हुई है। तो वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना थी। वैसे मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी से संबंधित थे, जो ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाते थे, और वो भी निर्गुण भक्ति धारा के ही थे, कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर जो है वो हमें प्रेम करना सिखाता है, सभी के साथ रहना सिखाता है, वो चीज़। और ये भी आपका ईश्वर के निराकार रूप को ही मानते थे। लेकिन फिर आता है आपका सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा क्या है, वो ईश्वर का रूप मानते हैं, और इसीलिए उनके दो जो भाग हैं वो कौन से, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। यानी कि जैसे उन्होंने माना कि भगवान की जो है अवतार रूप में जन्म भी लेते हैं, उनकी मृत्यु भी होती है। तो जैसे श्री राम जी ने जन्म लिया, श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। तो ये जो सगुण भक्ति धारा है, ये दो भागों में है, रामाश्रय और प्रेमाश्रय। रामाश्रय में प्रमुख कौन थे, तुलसीदास जी, और कृष्णाश्रय में सबसे प्रमुख थे सूरदास जी, जिनकी प्रमुख भाषा क्या थी, ब्रज भाषा। तो ये कुछ चीजें आपको भक्ति काल के बारे में जानना आवश्यक है। अगली चीज, अब जो कृष्णाश्रय धारा है, जो कृष्णाश्रय भक्ति धारा है, उसमें ठीक है ना, एक सबसे प्रमुख जो है वो कृष्ण लीला के ऊपर, कृष्ण लीला से संबंधित, ठीक है ना, एक रचना लिखी गई थी, ठीक है ना। तो अष्टछाप, और अष्टछाप के कवि 8 थे, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि अष्टछाप, निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, और अष्टछाप में किसका वर्णन है। तो अष्टछाप जो है उसमें कृष्ण लीला से संबंधित रचनाएं हैं, ओके। और अष्टछाप के 8 कवि, जिनमें प्रमुख कौन थे, सूरदास, ये प्रमुख थे। खैर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो यहाँ पे सन लिखा गया है, वर्ष, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछ रहा, मेन आपसे पूछा जाएगा नाम। और स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इतने सारे नाम है, याद कैसे करें। तो अब देखिए, कृष्ण जी का नाम क्या क्या आप याद रख सकते हैं। अब जैसे कि गोविंद, ठीक है ना, नंद, जैसे नंद दास थे, नंद के पुत्र थे वो, चतुर्भुज विष्णु जी को कहा जाता है, ठीक है ना, और वो कृष्ण जी उन्हीं के अवतार हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, गोविंद, चतुर्भुज, नंद, फिर कृष्ण तो स्वयं वही है। तो ये सब नाम, तो अष्टछाप के 8 कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला आता है आपका रीति काल, तीसरा उत्तर मध्य काल। और मैं फिर कह रही हूं, जितना सरलता से हो सकता है आज मैं आपको वो सारा समझा रही हूं, और यकीन मानिए अगर आपको काल से संबंधित प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। अब रीति काल क्या था आपका, तीसरा काल, ठीक है ना। तो अब इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं, आचार्य केशव दास। मतलब कि रीति काल को प्रारंभ करने वाले कौन माने जाते हैं, आचार्य केशव दास। वैसे जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके अकॉर्डिंगली चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं, चिंतामणि त्रिपाठी जी, उनको लगता था कि रीति काल के प्रवर्तक ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। लेकिन अधिकतर लोगों की राय में आचार्य केशव दास जी ही रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। और पेपर में आ सकता है कि रसिक प्रिया किसकी रचना थी, तो ये आपकी केशव दास जी की रचना थी, याद रखिएगा, ओके। बाकी तो मुझे लगता है कि इसमें इतना ज़्यादा और कुछ है नहीं, ये आपका मेन इतना ही था। आगे देखिए, अब जो रीति काल था, रीति काल में जितने भी आपके कवि हुए, क्योंकि मुख्यतः काव्य ही था, तो इसमें जो रीति काल में कवि हुए उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। याद रखिएगा, अगर आपको इन तीनों के अलावा रीति करके कोई और कवि का नाम आ जाए, यानी कि वो वेग ऑप्शन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये 3 प्रकार के कवि थे आपके, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब ये क्या था, यहाँ पे मतलब कि जो कवि जिन्होंने अपनी रचनाएं बिल्कुल रीतियों के बंधन में बंध के लिखी, जो रीतियां चली आ रही थी
परंपरा चली आ रही थी, ठीक है ना, रूढ़ियां चली आ रही थी, बिल्कुल उन्हीं में बंद कर अपनी रचनाएं लिखी। वो थे आपके रीतिबद्ध कवि, कि रीतियों में बंधे हुए। दूसरा था आपका रीति सिद्ध कवि। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ठीक है ना, पहले वालों का अनुसरण किया। उन्होंने रीतिबद्ध कवियों का अनुसरण किया, उनसे उपदेश लिया, लेकिन रचनाएं अपने अकॉर्डिंगली लिखी, रचनाएं अपने अनुसार ली। तो मतलब कि उन्होंने वहां से मतलब गाइडेंस ली, रीतिबद्ध कवियों से गाइडेंस ली, उनका थोड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन रचनाएं उन्होंने अपने ही अनुसार लिखी। और तीसरा था आपका रीति मुक्त, जिन्होंने बिना किसी बंधन के रचनाएं लिखी, बिना किसी चीज का पालन किए, बिना किसी बंधन के। तो ये थे आपके रीति मुक्त कवि। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये कौन कौन से कवि थे। बाकी इनमें कौन कौन आते हैं वो आपका काफी लंबा विषय है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना इनका मतलब क्या है। आगे देखिए, अब हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ। अब आ जाइए आप आधुनिक काल पर। देखिए यहां तक आप 3 काल पढ़ चुके हैं, अब आखिरी आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है, इसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना गया, क्योंकि इसमें गद्य के साथ साथ, ठीक है ना, पद्य के साथ साथ गद्य भी सम्मिलित हुआ। पहले तो केवल पद्य था, अब ये गद्य भी आया। गद्य में समालोचना, कहानी, नाटक, पत्रकारिता, सभी चीजों का विकास हुआ, और इसे गद्य विकास काल या जागरण काल भी कहा जाता है। बाकी ये विक्रम संवत 1900 से प्रारंभ माना जाता है अभी तक, और मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही इसका आरंभ भी माना जाता है। अब आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग, यानी कि छायावाद के बाद का युग, जिसे हम काव्य खंड भी कहते हैं। तो ये आधुनिक काल यानी कि प्रारंभ कहां से हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ, तो याद रखिएगा। फिर द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी पूछते हैं कि भाई द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी, कौन से? और स्टूडेंट्स ने इस पर ध्यान दिया ही नहीं होता। तो याद रखिए, द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। और फिर छायावादी युग जो था, इस युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि छायावादी युग में मतलब काफी सारी चीजें जो अभी आपको बताने वाले हैं, और वो आज की आखिरी चीज है थ्योरी की। फिर हम 25 प्रश्नों पर चलेंगे, ठीक है? तो जल्दी जल्दी देखिए। और छायावादोत्तर युग, यानी कि जब छायावाद समाप्त हो चुका था उसके बाद का अब आधुनिक युग। इस युग में हिंदी काव्य धारा जो है वो बहुमुखी हो जाती है, कि अब यहाँ पर जो साहित्य है वो बहुमुखी हो गया, बहुत सारे भागों में बंट गया। चलिए, बाकी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग, इन चारों के जो प्रमुख रचनाकार थे उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। और इसमें से आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है ये छायावादी युग के केवल और केवल जो 4 व्यक्ति हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं: जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से छायावादी साहित्यकार कौन नहीं है या कौन है। तो 4 नाम आपको अच्छे से याद करने हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 नाम आपको हर हालत में याद होने ही चाहिए। आगे देखिए, अब लेखन शैलियां। आधुनिक काल में ये जो थे मतलब लेखक, इनकी 3 शैलियां थी: छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। अब ये था क्या, जरा फटाफट से समझ लेते हैं। छायावाद क्या था? जहां पे अतिशय कल्पना थी, अतिशय कल्पना, ख्वाब, मतलब केवल कल्पनाओं में आप लिखते जा रहे हैं, बस सोचते जा रहे हैं और ख्यालों में लिखते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता उतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है ना, वास्तविकता बहुत ज्यादा नहीं, तो यहां पे कल्पना थोड़ी ज्यादा थी। तो ये था छायावाद, जिसपे कल्पना की छाया पड़ी हुई थी।
ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अतिशय मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे कल्पना बहुत ज्यादा थी, कल्पनाशील प्रेम, वहां पर आपका छायावाद था। और छायावाद क्या था, थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से था, एक व्यक्ति से संबंधित, कि पर्सनल लेवल पर आप लिखते थे। प्रगतिवाद एक लेवल ऊपर आया जो समाजवाद से संबंधित था, कि जैसे कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने बारे में नहीं समाज के बारे में सोचा गया, तो समाज से संबंधित रचनाएं आपकी प्रगतिवाद में थी। और तीसरा आता है आपका प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में क्या था, बिल्कुल यथार्थ। अब वो यथार्थ जितना मर्जी कड़वा क्यों ना हो, बिल्कुल क्या कहते हैं कि जितना मर्जी दुखी क्यों ना हो, मर्मस्पर्शी क्यों ना हो, जो है एज इट इज बिल्कुल सामने रख दिया जाता है, एज इट इज। ये था आपका प्रयोगवाद। अब छायावाद में ही, छायावाद का एक भाग है रहस्यवाद, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है, चिंतन मतलब कि सोच विचार, तर्क संगत, और छायावाद में कल्पना की प्रधानता थी जो मैंने अभी आपको बताया। रहस्यवाद में ज्ञान और बुद्धि तत्व की प्रधानता है, कि आप मतलब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सोच रहे हैं तर्क के साथ, तथ्यों के साथ, लेकिन छायावाद में भावना की प्रधानता है, इमोशंस। रहस्यवाद की प्रकृति दार्शनिक है, कि मतलब हर चीज को बहुत अच्छे से पहलुओं पर विश्लेषण करना, लेकिन छायावाद जो है इसके मूल में प्रकृति है, बस आपकी जो नेचर है, या मतलब जैसे प्रकृति के सौंदर्य के बारे में आप सोच रहे हैं तो कल्पना, भावनाएं। उसके बाद आता है आपका छायावादी कवि। मैंने बताया था ना, छायावादी कवि आपके चार हैं प्रमुख, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। और इनकी जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं वो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, जो अधिकतर पेपर में आती हैं, जैसे कि कामायनी। कामायनी तो हद है, हद से ज्यादा बार आता है पेपर में कि कामायनी किसकी रचना है, तो ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अनामिका किसकी रचना है, निराला जी की रचना है। अच्छा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांधे गीत, यामा, ये सारी आपकी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और ये यामा क्या है, ये जितनी भी आपको रचनाएं दिख रही है ना पहले वाली, इन सभी का काव्य संग्रह है, इन सभी का संग्रह था यामा, जिसके लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब चलिए थ्योरी आपकी यहां पर समाप्त होती है, ठीक है ना। अब 15 मिनट बचे हैं, फटाफट अब इससे संबंधित हम 25 प्रश्न जो हैं वो करने वाले हैं। और मैं आशा करती हूं ये जितने भी आपके लिए प्रश्न हैं अब बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न, निम्न में से छायावादी कवि कौन नहीं है, बताया था ना मैंने, और इनमें से अधिकतर प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। अब छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा नाम भिन्न लग रहा है, रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि इनकी जगह पर क्या आना था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन। आगे देखिए, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, मैंने बताया था ना, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, और चारों नाम एक जैसे हैं, भगवती प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भवानी प्रसाद द्विवेदी। और वहां पे स्टूडेंट्स को जानते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पर होती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ठीक है ना। मैंने आपको याद है बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी आलोचनात्मक कृतियां लिखते थे, तो उन्हीं के कट्टरवादी थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दोनों एक दूसरे के थोड़े से वो थे ऑपोजिट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था द्विवेदी युग, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से समाजवाद पर आधारित रचनाएं किस शैली में थी, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या रहस्यवाद। तो याद रखिए, समाजवाद जिसमें सबसे प्रमुख था वो था आपका प्रगतिवाद। छायावाद में कल्पना बहुत थी, रहस्यवाद में था विश्लेषण, प्रगतिवाद में था समाजवाद, और प्रयोगवाद में था यथार्थवाद। यथार्थ यानी कि एज इट इज, जो फील कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही लिख रहे हैं। आगे देखिए, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, संज्ञा देना मतलब कि श्रृंगार काल नाम किसने रखा। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने तो अलंकृत काल कहा था। ओके, और रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल कहा था और रीतिकाल भी कहा था, इन्होंने दोनों ही नाम दिए थे।
उत्तर मध्य काल नाम भी इन्होंने दिया था और रीति काल नाम भी इन्होंने ही दिया था। लेकिन अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने और श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देखिए, रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, और यह भी मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो रीति काल का प्रवर्तक जिसने रीति काल को और आगे बढ़ाया वो थे हमारे केशव दास जी। हालांकि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो त्रिपाठी जी को मानते हैं, लेकिन अधिकतर साहित्यकार के अनुसार केशव दास जी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, रसिक प्रिया के रचनाकार, अभी पढ़ाया था ना, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, तीनों की तीनों रचनाएं आपकी केशव दास जी की हैं। तो याद रखिएगा, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। आगे देखिए, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कह लीजिए, स्वर्णकाल कह लीजिए, ठीक है ना, ये आपका भक्ति काल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखी गई। हिंदी साहित्य की जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं थी वो भक्ति काल में लिखी गई थी। आगे देखिए, नैनार किन लोगों को कहा गया? आपको याद होगा कि विष्णु जी के भक्त को तो क्या कहा गया था? आलवार। लेकिन जो शिवजी जी के भक्त थे उन्हें कहा गया था नैनार। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? खैर, अभी मैंने आपको ये सारे नाम नहीं बताए हैं, लेकिन इतना तो आपको याद है ना कि जो अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप के कवि वो आपका मतलब कि कृष्णाश्रयी से संबंधित थे। कृष्णाश्रयी भक्ति धारा, और कृष्णाश्रयी भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा में आती है। तो सूरदास, नंददास, चित स्वामी सारे के सारे अष्टछाप के कवि हैं और सगुण भक्ति धारा के हैं। लेकिन नूर मोहम्मद जो थे वो आपके निर्गुण भक्ति धारा के थे। निर्गुण भक्ति धारा के कह लीजिए, और उसमें भी आपके प्रेमाश्रय में। और प्रेमाश्रय में कौन आते थे? सूफी काव्य। जो सूफी काव्य कहा जाता है ना, सूफी काव्य, मौला मेरे मौला, सुना होगा आपने गाना, उस प्रकार का सूफी काव्य वो आपका नूर मोहम्मद, ठीक है, उनमें से एक थे नूर मोहम्मद जी। ओके, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है? फिर वही सांदे गीत, निहार, यामा या गीतिका। तो यार कि ये तीनों की तीनों रचनाएं आपकी महादेवी वर्मा जी की हैं, लेकिन गीतिका नहीं, क्योंकि गीतिका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन है? फिर वही मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी थे कामायनी के रचनाकार। वैसे मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी का नाम किस लिए सबसे ज्यादा फेमस है? नाटकों के लिए, नाटकों के लिए प्रसिद्ध, कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो अपनी नाटक की रचनाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। आगे देखिए, आधुनिक युग का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? आपको याद होगा सबसे पहले आधुनिक काल में हमने क्या पढ़ा था? भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन ही आएगा कि आधुनिक काल का प्रतिनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? खैर, ये वाले प्रश्न बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी आपका मेन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जो द्विवेदी युग पढ़ा ना नाम, द्विवेदी युग, एक तो वो इनके नाम पर पड़ा था और इन्होंने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आगे देखिए, रस मीमांसा, रस मीमांसा किसकी रचना है? तो याद रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको अलग से दे दिया। ये आपकी शुक्ल जी की रचना है। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने दोहरी नामकरण परंपरा का प्रारंभ किया था काल विभाजन में। अब देखिए, और ये आप जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मैंने बताया था ना आलोचनात्मक कवि हैं, तो रस मीमांसा उनकी आलोचनात्मक कृति ही थी जिसमें आलोचना की गई है किसी की। आगे देखिए, पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? मैंने कहा बीच बीच में आपको रचनाकार वाले प्रश्न भी करवा दें। तो पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं आपके प्रेमचंद जी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद, प याद रखिएगा, मुझे लगता है याद करने की एक ट्रिक है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी याद रखिएगा। आगे देखिए, स्कंदगुप्त रचना की विधा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी।
ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं, क्योंकि ये नाटक हैं, ठीक है ना। ये सॉरी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी आएगा कि ये नाटक हैं और नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयशंकर प्रसाद जी। तो इनकी तीन रचनाएं हमेशा याद रखिएगा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल, जानते हैं सिद्ध ये नाम क्यों पड़ा? मैंने आपको बताया था ना, चारण कौन थे? चारण वो लोग थे जो कि राजाओं का मतलब राजाओं को उपदेश देते थे, उन्हें प्रेरित करते थे, और उन्हीं चारण को सिद्ध भी कहा गया, या आपके सिद्ध भी थे, ठीक है। तो ये है राहुल सांकृत्यायन। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? सिद्ध सामंत सांकृत्यायन, स स स, जैसे कि पंच परमेश्वर प्रेमचंद, सिद्ध सामंत सांकृत्यायन जी। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा था। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ये मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था कि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधु कुल मिलाकर 3 भाई थे, उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो भी मिलाकर लिखी, ग्रुप में लिखी, लेकिन इन चारों में से कौन नहीं है? शुकदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। अब यार के श्याम, गणेश, शुकदेव तीनों मिश्र बंधु थे, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं। आगे देखिए, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये मैंने आपको प्रश्न इसलिए दिया क्योंकि प्रगतिवाद एक शैली भी है, ठीक है ना, आधुनिक युग की, जिसमें समाजवाद होता है। तो हर चीज को मैं रिपीट करती जा रही हूँ, रिलेट करती जा रही हूँ, जिससे आपको चीजें याद रहें। लेकिन प्रगतिवाद नाम की एक पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन थे? शिवदान सिंह चौहान जी, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान जी ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रगतिवाद। आगे देखिए, कलाकाल किसे कहा गया है? याद है? कलाकाल, कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, सारे एक ही से संबंधित, जो था आपका रीति काल, उत्तर मध्य काल, क्योंकि गद्य काल था आपका आधुनिक काल, चारण काल था आपका आरंभिक काल, पूर्व मध्य काल और एक आपका उत्तर मध्य काल। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किन के कट्टर विरोधी थे? ये चीज याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी के। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वो रामचंद्र शुक्ल जी के कट्टर विरोधी थे। और विरोधी का मतलब ये नहीं दुश्मनी होना, विरोधी मतलब कि जैसे इन दोनों में से कोई भी रचना लिखता तो दूसरा फटाफट उस रचना की आलोचनात्मक कृति लिखता, वो थे कट्टर विरोधी। इसे नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप में लीजिए। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में काल की दोहरी नामकरण परंपरा किसने प्रारंभ की? फिर वही मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोहरी नामकरण परंपरा रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है प्रारंभ की थी। फिर महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? याद रखिए, यामा क्या है? काव्य संग्रह। जो महादेवी वर्मा जी के बाकी काव्य थे उन सभी का संग्रह, संकलित रचना जो थी, संग्रहित रचना, वो थी यामा। और यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य का ये सबसे जैसे कहते हैं ना श्रेष्ठ पुरस्कार होता है हिंदी साहित्य का। फिर अतिशय कल्पनाशीलता किस शैली के अंतर्गत आती है? जहां पे केवल ख्वाबों में जी रहे हैं, सपनों में जी रहे हैं, सिर्फ कल्पना ही कल्पना, भावना से, इमोशन से संबंधित, वो थी आपकी छायावाद, ठीक है ना। छायावाद थी आपकी कल्पना से संबंधित, रहस्यवाद था आपका चिंतन से संबंधित, प्रगतिवाद था आपका समाजवाद से संबंधित, और प्रयोगवाद था आपका यथार्थ से संबंधित। तो देखिए, इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। छायावाद क्या है? कल्पना, रहस्यवाद चिंतन, प्रगतिवाद समाजवाद और प्रयोगवाद यथार्थ। दैट्स इट। आगे देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि अनामिका के रचनाकार कौन है? और ये मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, जो पटवारी के स्टूडेंट्स हैं, साहित्य भूलिएगा मत, साहित्य भी आपको पढ़ना है, पेपर उसमें से भी आएगा। चलिए फिर, तो आज के लिए हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और अपने अभ्यास को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।